नमस्कार, बोलो जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार। आज बोलो जिंदगी की टीम आई है देश भर में जल प्रहरी के नाम से जाने जाने वाले मनोहर मानव जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले हमारे चैनल में। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो जिस तरह के काम कर रहे हैं और जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। अगर वो नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है, हमारे जीवन की समाप्ति है। हम बात कर रहे हैं जल पर। जल जीवन हरियाली, जल जीवन और हरियाली पर सर का लगातार निरंतर कार्य चल रहा है। कोविड से पहले से चल रहा है और अभी ये फिर से कोविड के बाद से फिर से शुरुआत की गई है। कार्यक्रम जल जीवन हरियाली को लेकर एक संवाद यात्रा सर कर रहे हैं। सर के साथ और भी चर्चित चेहरे भी इनके साथ हैं जो जल जीवन हरियाली के लिए और खासकर जल के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। जल पुरुष के नाम से वो भी प्रख्यात हैं देश भर में। राजेंद्र सिंह जी की मैं बात कर रहा हूं, वो भी सर के साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और अब तक कितने जिले हो चुके कंप्लीट? अब तक हम लोग बिहार में जो मैंने पहली यात्रा वर्ष 2021 में की थी, उस दौरान हम बिहार के 14 जिलों में गए थे। 14 जिलों में संवाद किए थे, बातचीत किया था। 14 जिलों में बहुत सकारात्मक परिणाम आया। हमें ये देखने को मिला कि बिहार में जब से जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम शुरू हुआ है, उत्तरोत्तर बिहार के भूगर्भ जल जो एकदम नीचे जा रहा था उसमें बदलाव आया है। हमने देखा है कि गया और जहानाबाद जैसा जिला जहां का ग्राउंड वाटर 72 हो गया था, जहां टैंकर से पानी भेजना पड़ा था, और अब वहां की सूरत बदल चुकी है। अब टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो पहले राउंड में हमने 14 जिलों को देखा, समझा, बातचीत किया और उनके साथ लगातार संबंध स्थापित रखा। उनको तकनीकी सहायता से लेके जागरूकता के कार्यक्रम से लेके संवाद कई स्तरों पर जारी रखा। इस वजह से अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि बिहार के जो 2 डिस्ट्रिक्ट को अभी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वाटर प्राइज मिला, उसमें हमारा गया और दूसरा जिला पूर्वी चंपारण है। ये हमारी यात्रा की उपलब्धि रही है। हम यात्रा के साथ राज्य के साथ समाज की एक व्यापक भूमिका जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी निमित्त हम जब 25 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए, उनसे बातचीत हुई। हमारे साथ देश के प्रख्यात पर्यावरणविद जो दुनिया के लगभग सैकड़ों देशों को पानी के ज्ञान की समझदारी विकसित करने की कोशिश करते हैं और जिन्हें हम जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी के नाम से जानते हैं, वो भी हमारी यात्रा के मुख्य अतिथि थे। और हमारी यात्रा 25 अप्रैल को शुभारंभ की गई है और यह यात्रा बिहार के 24 जिलों में जाएगी और बेगूसराय में इस यात्रा को 28 मई को हम सब लोग समापन करेंगे। हमारी कोशिश है कि जब भी हम कोई नीति और निर्णय बनाते हैं तो एक केंद्रीय जब नीति बनाते हैं तो हम डिसेंट्रलाइजेशन को अगर ध्यान में नहीं रखते हैं तो नीतियों को बनाने में चूक होती है। इसलिए हम बिहार में एक डिसेंट्रलाइज समझ को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अलग अलग जिले की अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग उपलब्धियां हैं। कहीं कहीं कई ज़िला ऐसे हैं, जैसे सीतामढ़ी और शिवहर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बाढ़ प्रवण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर है। वहाँ की नीति कैमूर में नहीं लागू होगी, वहाँ की नीति आपको औरंगाबाद में लागू नहीं की जा सकती है। तो कुछ ऐसी नीतियां हैं जिसको हम डिसेंट्रलाइज मोड में सोचना ही पड़ेगा और इसलिए हर जिला का एक अध्ययन होना चाहिए और उसकी समझ होनी चाहिए। इस निमित्त हम ये यात्रा लेके निकले हुए हैं। हमारी ये यात्रा जो है 3 स्तर पर संवाद कर रही है। इस देश में बच्चों के अंदर जो प्रेरणा जगाने की कोशिश हम सब लोग हर जगह करते रहे हैं, वही हम बिहार में भी इस यात्रा के माध्यम से स्कूली बच्चों के साथ संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। सच पूछिए तो आज जिस तरीके का खतरा हम सब लोगों के जीवन पे मंडरा रहा है, तो हम बच्चों को तो इस बात के लिए उनको संदेश दे रहे हैं कि आपके जीवन पे आने वाला एक भयंकर खतरा है। लेकिन वर्तमान पीढ़ी को भी यह समझना होगा कि जिस तरह
कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जिस तरह से भीषण गर्मी हो रही है, जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहा है, जिस तरीके से एक ऐसा मालदीव जैसा देश जल समाधि लेने की तरफ अग्रसर है, जिस तरह से भारत का 72% जो भूगर्भ जल है वो समाप्त हो चुका है। रिसर्च की रिपोर्ट आई है जो बेंगलोर का जो स्थिति जो है, जिस तरह से वहाँ का जलस्तर जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे। देखिए, चेन्नई की वो रिपोर्ट आई है और जिसमें ये बात की गई है कि 2000 फीट नीचे भी पानी नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। मैं जब आज से 7 साल जलगांव महाराष्ट्र गया था और वहाँ गांधी रिसर्च फाउंडेशन में मैं जब बोलने के लिए गया था, बातचीत कर रहा था, वहाँ मुझे जानकारी दी गई कि करीब 300 कर्मचारियों को हम लोगों ने छुट्टी दे दिया है जैन इरिगेशन से, इसलिए कि जलगांव नहीं है, ये जल रहा गांव है। जलगांव डिस्ट्रिक्ट आज से 7 साल पहले जो है पानी की त्रासदी झेल रहा था और वहाँ पानी नहीं थी और इस कारण से वहाँ के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता था। यानी कि इस देश का जलगांव, लातूर, विदर्भ के 10 साल में लगभग 3.5 लाख किसानों ने आत्मदाह कर लिया। मैं जिस राज्य में हूँ उस राज्य के मुख्यमंत्री और ख़ास करके मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको एक ऐसे भूगोल में जन्म दिया है जिस भूगोल में पानी की उतनी बड़ी त्रासदी नहीं है जितनी कि अन्य राज्यों में है। उसके बावजूद हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने हमारी भावी पीढ़ी के प्रति संवेदना दिखाते हुए उन्होंने जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम लिया है। तो मुझे लगता है कि एक व्यापक जनपक्षीय विषय को राज्य के द्वारा उठाया गया है, राज्य की संवेदना जगी है और उसमें समाज की व्यापक भागीदारी जब सुनिश्चित होगी और राज्य और समाज मिल के अगर कोई कोशिश करेगा तो ये एक ग्लोबल जो परिप्रेक्ष्य है उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि पर्यावरणीय जो असंतुलन है, जिसके कारण दुनिया के साइंटिस्टों ने ये कहा है कि अगर आने वाले समय में अगर हम नहीं चेते तो पानी के लिए तृतीय विश्व युद्ध को नहीं रोका जा सकता है। मैं बिहार सरकार के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने ये जो जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम लिया है, इस देश के अन्य प्रदेशों की सरकार इससे प्रेरित होकर के अपने अपने यहाँ अलग अलग नामों से इस तरह के कार्यक्रमों को संचालित करने की कोशिश कर रही है। विश्व स्तर पर भी सराहना की गई और भारत में जल शक्ति मंत्रालय का गठन जल जीवन हरियाली के बाद हुआ है। उसके बाद आपको बताकर मुझे खुशी हो रही है कि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि पूरे दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उस संकट से त्रासदी से एक तरीके से मुक्ति करने के दिशा में बिहार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो हम लोकल एक्शन से, छोटे एक्शन से हम एक ग्लोबल संदेश दे सकते हैं, इसलिए मैं जन समुदाय को इस यात्रा के माध्यम से यही बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके आसपास किसी से मतभेद हो या किसी से स्नेह हो, प्रेम हो, लेकिन जैसे ही आप पौधा लगाते हैं तो वो पौधा ऑक्सीजन जो है वो ख्याल नहीं करता है कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, बल्कि सबको एकदम निर्विकार होकर ऑक्सीजन, यहाँ तक कि वो ख्याल नहीं करता है कि कौन किस देश का नागरिक है, बल्कि सब लोगों को देता है। इसलिए ये प्रकृति आज हमसे हमारे अस्तित्व के लिए एक तरीके से योगदान मांग रही है और हम सब लोगों को इस पे पूरी मजबूती के साथ लगना पड़ेगा। यानी कि मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं, आज जल बचाना, जमीन बचाना, हवा प्रदूषण रोकना, ये वृक्षारोपण, आहर, पाइन, सोख्ता, नदियों का पुनर्जीवन, ये सारे काम जो हैं आज समाज का युग धर्म है। बिल्कुल। एक बात मैं कहूँगा ज़रूर कि समाज के सामने आज कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि समाज अगर नहीं चेतेगा तो जिस तरह से भयानक गर्मी पड़ रही है, जिस तरह से तेजाबी वर्षा हो रही है, जिस तरीके से बीमारियां बढ़ गई हैं, एक छोटा सा कोविड ने पूरे दुनिया को तालाबंद कर दिया। वो क्या था, हवा में एक तैरने वाला बैक्टीरिया था, वायरस था, और उस वायरस ने पूरी दुनिया में तालाबंदी कर दी। तो
अगर दुनिया के लोग अभी नहीं चेते तो कोविड का कोई बड़ा भाई आ जाएगा, उसका पिताजी आ जाएगा। इसलिए इस प्रकृति के साथ जीवन की सहजता पूर्वक जीवन शैली को विकसित करना पड़ेगा, उसका सिवा कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर पिछले 1000 साल के इतिहासों का अगर आप मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि पिछले 1000 साल में 900 साल इस प्रकृति का जितना शोषण दोहन लोगों ने, पूर्वजों ने किया है, उतना शोषण दोहन इन 100 सालों में मनुष्य के विकास की जो भौतिक प्रक्रिया है उस प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम कर दिया। यानी कि हम पर्यावरण प्रकृति के साथ अनुकूल होकर ये विकास नहीं किए हैं, हम सस्टेनेबल विकास नहीं किए हैं, हम साइंटिफिक विकास नहीं किए हैं, हम स्पिरिचुअल विकास नहीं किए हैं। और जब तक साइंटिफिक, सस्टेनेबल और स्पिरिचुअल एक साथ तीनों का संगम नहीं होगा, तब तक हम दुनिया में स्थायित्व नहीं दे सकते हैं, शांति नहीं दे सकते हैं। बेशक हमारी पहुंच जो है मंगल तक हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन हम दुनिया के आदमी जो है, आदमी से दूर होता जाएगा, आदमी होता जाएगा। इसलिए प्रकृति के साथ सहजीवन को स्थापित करने की शैली विकसित करना ही होगा। क्योंकि जल ऐसी चीज़ है जो जल, आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी आप टेक्निकली आगे बढ़ जाइए, जल को हम बना नहीं सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है, जल प्राकृतिक ही रहेगी। और हाल के दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोविड का जैसा आप चर्चा कर रहे थे, कोविड में लोग ऑक्सीजन के लिए जो हाल था लोगों का, लोग तड़प रहे थे, आंख बंद करके जितना रुपया, जितना पैसा मांगा जा रहा था वो दे रहे थे उस ऑक्सीजन के लिए, जिस ऑक्सीजन को आज हम बचा सकते हैं, मगर वहाँ हम अनदेखी कर देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है उसी चीज़ के लिए हमें भीख मांगना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। देखिए, आपने बहुत सही बात कही। यही बात हम विद्यालयों में जब जाते हैं तो बच्चों से सवाल पूछते हैं और पूछते हैं कि इस देश का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो वो लोग बताते हैं कि मुकेश अंबानी जी हैं। तो मैं पूछता हूं कि क्या मुकेश अंबानी अगर चाहें कि अपनी सारी संपत्ति को वो कहें लगा दें और बोले कि एक बूंद पानी, बगैर प्रकृति की एक बूंद पानी बना के हमको दे दो, तो क्या कोई दे सकता है? बच्चे कहते हैं कि नहीं, बगैर प्रकृति के साथ की एक बूंद पानी नहीं बनाया जा सकता। तो मैं कहता हूं कि हो सकता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो बताते हैं बच्चे कि बिल गेट्स हैं। तो बिल गेट्स अगर सारी संपत्ति दे दे तो एक बूंद पानी और एक सांस की हवा बगैर प्रकृति के सहयोग के बनाया जा सकता है? बच्चे कहते हैं कि नहीं। तो यानी कि पानी बहुमूल्य नहीं है, हवा बहुमूल्य नहीं है, यह बहुमूल्य नहीं है बल्कि अमूल्य है, इसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए यह प्रकृति हमें जो दे रही है वो इतनी बुनियादी जीवन की ज़रूरत है और बिल्कुल निःशुल्क, निर्लिप्त भाव से दे रही है, बगैर किसी भेदभाव के दे रही है। इसलिए प्रकृति के साथ सहजीवन को स्थापित करके ही इस पृथ्वी पर अमन चैन हासिल कर सकते हैं। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं गांधी जी के विचारों को, और इसलिए आप मत मानिए कि ये गांधी जी का विचार है, बल्कि आप खुद से सोच के देखिए। गांधी जी ने कहा कि ये पृथ्वी दुनिया के हर इंसान के ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए इस पूरे पृथ्वी में सामर्थ्य नहीं है। यानी कि ये जो पृथ्वी है, ये जो प्रकृति है, वो सबकी ज़रूरत पूरा कर सकती है। हम खुद सोच के देखें, लेकिन किसी एक की लालच, और आज पूरी दुनिया में लालची विकास ने हमारे पूरे जीवन को तहस नहस करके रख दिया है। इसलिए कहीं ना कहीं हमको उस भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो संतोष पर था, जो शांति पर था, जो अमन पर था, उसे हमें उस तरफ लौटना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई विकल्प नहीं। हम भी अपील करते हैं, बोलो जिंदगी चैनल भी अपील करती है कि आज जो हमारे पास है कम से कम उसे संजो कर रखें। ऑक्सीजन की कमी लगातार दिन पर दिन बढ़ रही है, पानी का जो किल्लत है आज हमारे बिहार, जैसा कि सर ने कहा कि बिहार कम से कम
अन्य प्रदेशों से काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ सब कुछ है। और सर के जिस तरह के योजना सर ने चलाया, जिस तरह का यात्रा सर ने चलाया कि गया जैसे डिस्ट्रिक्ट को, जो बिहार का सबसे सूखा जिला माना जाता है, ड्राई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आप लोगों ने आपके काम का जो है 65 से वहाँ जो ग्राउंड वाटर 65 था वहाँ 22 आ गया जल जीवन हरियाली के बाद। वहाँ के जनपक्ष को एकदम समझाया गया। जहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और समाज संवेदनशील है इन विषयों पर, वहाँ अच्छे परिणाम आए हैं। और मैं मानता हूँ कि ये सैद्धांतिक रूप से बहुत बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का है। वो इस प्रदेश को एक दूरदर्शी सोच के साथ इस कार्यक्रम को लाए हैं। और मैं कहता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम में आप देखेंगे तो जल जीवन हरियाली, जल पहले है, हरियाली बाद अंतिम में है और बीच में जीवन है। यानी कि जल और हरियाली होगा तब जीवन की कल्पना कर सकते हैं। का कितना महत्वपूर्ण ये विषय है और ये व्यापक जनपक्षीय विषय है, ये वैश्विक विषय है। इस विषय पर जितना हो सके अपनी पूरी ऊर्जा हम सब लोग अगर मिल के लगाएंगे तो बिहार फिर से जो एक गौरवशाली अतीत रहा है, जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जो दुनिया को ज्ञान देता था, आज फिर से उसी ज्ञान के आधार पर दुनिया को एक संदेश देगा इस प्रकृति के साथ सहजीवन का। चलिए, तो सरकार अपनी योजना बनाती है, सब कुछ कर रही है। आपसे भी अनुरोध है कि आप अपना एक एक पल, एक एक क्षण इस प्रकृति के बारे में, जल के बारे में, जीवन के बारे में, हरियाली के बारे में सोचें। और सर जिनका जैसा इनका जो कार्यक्रम चल रहा है, इस संवाद में भाग लें, समझें और प्रकृति को अपना वक्त दें ताकि प्रकृति आपको आगे का जीवन दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। बोलो जिंदगी को।